तो संयुक्त राष्ट्र 80 साल का हो रहा है और सच कहें तो ये एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में नॉर्वे के विदेश मंत्री ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने इस वैश्विक संस्था के भविष्य का पूरा खाका खींचा है। इसमें उन्होंने गहरे संकट की बात भी की और नवीनीकरण की उम्मीदों पर भी रोशनी डाली। चलिए उनके नजरिए को परत दर परत समझते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1945, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। पूरी दुनिया एक तरह से राख के ढेर पर खड़ी है। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। आज के दौर में शायद हम उस मंजर की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी माहौल को महसूस कराने के लिए मंत्री अपने भाषण में हमें सीधे 1945 में ले जाते हैं। वो कहते हैं, चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि हम सैन फ्रांसिस्को में हैं। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि एक सोच थी। एक ऐसी सोच जहां से दुनिया को फिर से बनाने का सपना देखा जा रहा था। तो सवाल ये है कि उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। आइए इस पहले हिस्से में ये समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के पीछे की असली सोच क्या थी और वो किन हालातों में बना था। जरा सोच कर देखिए कि 1945 में किसी संस्थापक ने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा होगा। उन्होंने अपनी आंखों के सामने पहला विश्व युद्ध देखा, 20 के दशक की खोखली चमक देखी और फिर 30 के दशक की भयानक आर्थिक मंदी झेली। उन्होंने फांसीवाद को सिर उठाते देखा, दूसरे विश्व युद्ध को सब कुछ निगलते देखा और आखिर में हॉलोकॉस्ट और परमाणु बम जैसी हैवानियत भी देखी। ये सब सिर्फ 30 साल के अंदर हुआ। सोचिए जरा। तो इसी वजह से मंत्री ये तर्क देते हैं कि यूएन को बनाने वाले लोग कोई भोले भाले सपने देखने वाले नहीं थे। वो असल में घोर यथार्थवादी थे। उन्हें यह साफ साफ दिख रहा था कि अगर दुनिया ऐसे ही चलती रही तो इंसानियत का खत्म होना तय है। संयुक्त राष्ट्र बनाना कोई खूबसूरत सपना नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की मजबूरी थी। और इसी मजबूत यथार्थवादी सोच ने जन्म दिया यूएन चार्टर के 3 सबसे जरूरी स्तंभों को, जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, शांति और सुरक्षा, जिसके लिए देशों की संप्रभुता का सम्मान करना और बल प्रयोग को रोकना जरूरी है। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक विकास, ताकि आम समस्याओं को मिलकर सुलझाया जा सके। और तीसरा, सार्वभौमिक मानवाधिकार, ताकि हर इंसान की गरिमा की रक्षा हो सके। तो ये तो हुई 80 साल पहले की बात, वो सोच जिसने यूएन को जन्म दिया। लेकिन आज की हकीकत क्या है? अब दूसरे हिस्से में मंत्री हमें बताते हैं कि आज वही संगठन एक बहुत गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। यह संकट असल में दो तरफा है। एक तरफ है राजनीतिक संकट, जहां यूएन के बुनियादी सिद्धांत ही खतरे में हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान कम हो रहा है। और दूसरी तरफ है वित्तीय संकट, यानी पैसे की तंगी, क्योंकि कई सदस्य देश अपना आर्थिक योगदान घटा रहे हैं। इससे यूएन के काम पर सीधा असर पड़ रहा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, जमीनी हकीकत है। मंत्री दुनिया भर से कुछ बेहद दर्दनाक उदाहरण देते हैं। सूडान, जो आज दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन और भुखमरी के संकट से जूझ रहा है। यूक्रेन, जहां रूस का हमला यूएन चार्टर के सिद्धांतों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। और फिलिस्तीन, जहां मंत्री के मुताबिक गाजा में भयानक तबाही के बीच इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ साफ उल्लंघन कर रहा है। अब यूक्रेन की बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए यूएन चार्टर के अनुच्छेद 24 को जानना जरूरी है। बहुत सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की पहली जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है और कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसी कानूनी आधार पर मंत्री बिल्कुल साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं कि एक आज़ाद देश यूक्रेन पर रूस का हमला अनुच्छेद 24 का सीधा और खुला उल्लंघन है। इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो अनुच्छेद 51 में है। ये भी उतना ही जरूरी है। ये अनुच्छेद कहता है कि अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो एक तरह से देखें तो जब रूस ने अनुच्छेद 24 को तोड़ा तो उसने यूक्रेन के लिए अनुच्छेद 51 के तहत अपनी रक्षा करने का कानूनी अधिकार दे दिया। अब यहीं से यूक्रेन और फिलिस्तीन जैसे उदाहरणों को सामने रखकर मंत्री अपने भाषण के सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, और वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने में दोहरे मापदंड का मुद्दा। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक जगह तो कानून की दुहाई दें और दूसरी जगह आंखें बंद कर लें? इस सवाल पर मंत्री का जवाब बिल्कुल दो टूक है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून को दोहरे मापदंडों से लागू नहीं किया जा सकता। उनका कहना साफ है कि अगर दुनिया यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों की निंदा करती है तो उसे फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाइयों की भी निंदा करनी होगी। यानी कानून सबके लिए बराबर है, वरना वो कानून ही नहीं है और अपनी साख खो देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? मंत्री के अनुसार जी नहीं। संकट की ये पूरी तस्वीर दिखाने के बाद वो सुधार के लिए एक रास्ता भी सुझाते हैं, जिसे UN80 पहल का नाम दिया गया है। तो ये UN80 पहल है क्या? इसका लक्ष्य है एक स्मार्टर UN बनाना। स्मार्टर का मतलब है एक ऐसा संगठन जो ज्यादा मजबूत हो लेकिन साथ ही ज्यादा कुशल भी हो, जो अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करे और जमीन पर असली बदलाव लाए, ना कि सिर्फ कागजों पर बड़ी बड़ी बातें करे। लेकिन सिर्फ अंदरूनी सुधार ही काफी नहीं है। मंत्री एक और बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ध्यान खींचते हैं, जलवायु संकट। वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाना और प्रकृति के साथ शांति स्थापित करना मानव जाति की सबसे बड़ी सामूहिक चुनौती है। और ये एक ऐसा मोर्चा है जहां UN को आगे बढ़कर नेतृत्व करना ही होगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए इन संकटों और सुधार की कोशिशों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगले 80 साल कैसे होने वाले हैं। तो आखिर संयुक्त राष्ट्र का भविष्य किस दिशा में जा रहा है? और यहीं पर आकर मंत्री वो सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। वो कहते हैं कि समस्या UN के सिद्धांतों में नहीं है। शांति, विकास, मानवाधिकार ये तो आज भी उतने ही सही हैं। असली सवाल ये है, क्या हम उस सिस्टम में सुधार कर सकते हैं जिसे हमने इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए बनाया था? क्या इस व्यवस्था को बचाया जा सकता है? और आखिर में मंत्री हमें उसी मूल विश्वास की याद दिलाते हैं जिसके साथ UN की शुरुआत हुई थी, कि चाहे हमारे बीच कितने भी मतभेद हों, हम सब एक साथ मिलकर ही बेहतर हैं। और शायद इसी एक विश्वास पर संयुक्त राष्ट्र का अगला भविष्य टिका हुआ है।